साथियों, आज मान्यवर काशीराम जी का 88वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और आज के जन्मदिन के मौके पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि काशीराम जी ने जिस परिस्थिति में नेतृत्व करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और ये यकीन पैदा किया कि हम लोग अपने बलबूते पर बहुत कुछ करने लायक है, ये विश्वास, ये यकीन काशीराम जी के नेतृत्व के वजह से पैदा हुआ। इसलिए इस संबंध में कुछ बातें आप लोगों को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो देश भर में सुन रहे होंगे और बहुत सारे नए और नौजवान लोग हो सकते हैं, या कुछ पुराने लोग भी हो सकते हैं, मगर जिनको उनके नेतृत्व के बारे में और उन्होंने इस परिस्थिति में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उनको जानकारी हो जाएगी। साथियों, ये 1965 के आसपास की बात है। जब काशीराम जी 30-31 साल के रहे होंगे और सर्वे ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से नौकरी छोड़कर जो देहरादून में था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था और सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, वहाँ की नौकरी छोड़कर वो पूना में आए। पूना का जॉब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जॉब था, मगर वो सर्वे ऑफ इंडिया के जॉब से बेहतर जॉब था ऐसा उनको लगा और इसलिए वो जॉब छोड़कर वो देहरादून से पूना आए। उन्नीस 1956 में जब वो देहरादून में ये जॉब कर रहे थे तो ज्ञानी परशुराम, ज्ञानी एक डिग्री है पंजाबी में जो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर दी जाती है। तो ज्ञानी परशुराम नाम के एक
शेड्यूल कास्ट व्यक्ति थे, उनके पास वो देहरादून में रहा करते थे। वो भी पंजाब के थे। वो सिख थे और काशीराम जी के पिता भी सिख थे। यानी ये सिख धर्म, काशीराम जी भी सिख धर्म से रिलेटेड थे, मगर वो जो एक केश रखने वाले सिख है और एक मोना सिख ऐसा बोलते हैं। तो ये मजहबी और रामदासी ऐसे जो दो सेक्ट है सिखों में, तो रामदासी थे जो सफाई का काम करने वाली जाति के लोग जब सिखिज़्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसको मजहबी बोलते हैं। और जो चमार जाति के लोग हैं वो जब कन्वर्ट होते हैं सिखिज़्म में तो उसको रामदासी सिख बोलते हैं। तो ये जो इस आधार पर वो उनके रूम में रहते थे, ज्ञानी परशुराम जी के। एक तो पंजाब के थे, शेड्यूल कास्ट के थे, सिख थे और ये भी वही थे। जब 1956 को 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हुआ तो ये खबर सारे देश भर में फैल गई। जब सारे देश भर में फैल गई तो काशीराम जी जब घर में आए तो ज्ञानी परशुराम बहुत रो रहे थे। तो इनको बड़ा, जो काशीराम जी थे उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि आप क्यों रो रहे हैं। ज्ञानी परशुराम को उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हैं। कहा कि आज हम लोग बेसहारा हो गए हैं। आज हमारी लड़ाई लड़ने वाला जो आदमी है बाबा साहब अम्बेडकर, उसका देहांत हो गया और इस वजह से मैं रो रहा। तो काशीराम जी ने कहा कि ये कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। तो चूंकि एकेडमिक क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में या बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी लोगों को ना हो, इसकी खबरदारी ली थी। तो बहुत सारे नौजवान लोग जो थे उनको इसकी जानकारी नहीं होती थी। तो उन्होंने फिर उसको, ज्ञानी परशुराम ने उनको जानकारी दी। काशीराम जी ने बाद के समय में ये बात बताई कि बाबा साहब अम्बेडकर की जानकारी मुझे कैसे मिली, पहली बार कैसे मिली, कि पहली बार यहाँ से जानकारी मिली। फिर वो वहाँ से पुणे आए। पुणे आए तो पुणे में
शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन नाम का संगठन दीना भाना जी चलाते थे। तो दीना भाना जी चलाते थे, तो ये लोग जो है चूंकि शेड्यूल कास्ट के थे, तो दीना भाना जी काफ़ी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। तो उसकी वजह से वो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के नाम पर वो उनके संपर्क में थे, खापड़े साहब के संपर्क में थे। खापड़े साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते थे वो भी उनके साथ जुड़े हुए थे। तो 65 के आसपास की बात है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का समय था, और चूंकि ये एक संगठन के अध्यक्ष थे, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत मैनेजमेंट को छुट्टियां देने का अधिकार होता था। तो उस कमेटी में ये अध्यक्ष होने की वजह से उसको भी उस कमेटी में मीटिंग में बुलाया गया था, दीना भाना जी को। तो वहां मीटिंग में गए तो छुट्टी देने के बारे में बातचीत होने लगी। तो चूंकि वो तमिलनाडु का ब्राह्मण था, तो जो ब्राह्मण के नेता थे, तिलक थे और ये थे, उन लोगों की छुट्टियां जो है वो दे रहा था। तो सदस्य के तौर पर इन्होंने भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की भी छुट्टी होनी चाहिए 14 अप्रैल की। तो उन्होंने, मैनेजर ने थोड़ा गाली गलौज किया। तो ये बहुत मार्शल व्यक्ति थे दीना भाना जी, कि ये उनको सख्ती से उनको बोले, और उनको उन्होंने कहा कि यदि आप ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो मैं जो आप लोग जो यहाँ रेजोल्यूशन बना रहे हैं उसके किसी पर भी साइन नहीं करूँगा। वो वहाँ से उठकर चले गए। तो इसको आधार बनाकर, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे दीना भाना जी, तो जो ब्राह्मण था तमिलनाडु का जनरल मैनेजर, उसने दीना भाना जी को सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड कर दिया, वो सस्पेंशन का अंग्रेजी लेटर लेकर खाबड़े साहब के पास आए। खाबड़े साहब ने उसके सस्पेंशन का अंग्रेजी में जवाब लिख कर दिया, अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी में लिख कर दिया। तो जो जनरल मैनेजर था उसको लगा, अरे चतुर्थ श्रेणी का आदमी इसको अंग्रेजी में कैसे जवाब दे रहा है। तो उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि ये डी के खाबड़े ने जवाब दिया।
तो डीके खाबरडे को भी सस्पेंड किया। तो दोनों को सस्पेंड किया तो माहौल ज़्यादा गर्म हो गया। फिर वो बाहर गार्डन में आए, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो सक्रिय रूप से इनके साथ मिलकर काम करते थे, उन्होंने सलाह मशवरा किया गार्डन में कि कोई ऑफिस लेकर के संगठित रूप से काम करने का कोई ऐसा तो कोई रिवाज तो था नहीं। वो चर्चा में एक मुद्दा आया कि भाई पंजाब से एक आदमी जो है आया है, कांशीराम, इसमें उसकी मदद लेनी चाहिए, वो आदमी इसमें मदद कर सकता है। वो लड़ाकू आदमी है, मार्शल आदमी है, वो इसमें लड़ सकता है, भिड़ सकता है। तो ये 8-10 लोग मिलकर, कांशीराम जी एक कमरा लेकर पूना सिटी में रहते थे, तो गए कांशीराम जी के पास और ये ऐसा कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है कि आप हमारी मदद करो, आप भी शेड्यूल कास्ट के हो। तो कांशीराम जी ने गुस्सा होकर उन लोगों को भगा दिया, हे जाओ, भाग जाओ, भगा दिया। फिर भगाने के बाद क्या हुआ कि वो लोग दोबारा उसी गार्डन में आकर बैठे और इस मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की कि कांशीराम जी ने, वो मुद्दा पीछे रह गया अभी, कि कांशीराम जी ने हमको क्यों भगाया, इस पर उन्होंने चर्चा की। भगाया मगर कोई कारण तो बताया नहीं। तो फिर इन्होंने निर्णय लिया कि कल हम इस बात का कारण जानने के लिए उनके पास जाएंगे। फिर वही लोग जाएंगे। तो कल दूसरे दिन गए कांशीराम जी के पास, गए और गए तो कांशीराम जी ने पूछा, अरे क्यों आए तुम दोबारा, तुम दोबारा आ गए हो? कि नहीं, अब हम आपकी मदद लेने के लिए नहीं आए। तो फिर क्यों आए हो? नहीं, हम ये जानने के लिए आए कि कल आपने हमें क्यों भगाया, ये जानने के लिए आए। तो ये आपको बताना होगा। तो कांशीराम जी ने उनको बताया कि आप लोग मुझे ये कह रहे थे कि इसमें आप नेतृत्व करें और इस समस्या का समाधान करें, जो इसमें आंदोलन होगा उसका नेतृत्व आप करें, ऐसा कह रहे थे। यदि मैं इसका नेतृत्व करके आंदोलन शुरू कर देता तो शुरू करने के बाद आप लोग भागने वाले ही थे। तो मैंने सोचा जब आप बाद में भागने वाले ही हो तो क्यों ना पहले ही भगा दिया जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को भगा दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले भिड़ने वाले लोग हैं। अच्छा, आप लड़ने वाले भिड़ने वाले लोग हैं? हाँ, लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आप लड़ने भिड़ने वाले हैं, तो जैसा मैं बताता हूं वैसा करो। तो खपरडे को और दीना भाना को कहा कि कल ऑफिस में जब ऑफिस शुरू होगा तो तुम मेरे पास, दोनों मेरे पास आना। ये दोनों गए। कांशीराम जी ने कहा, देखो
मैं अभी जनरल मैनेजर को मिलने के लिए जाता हूँ। जनरल मैनेजर की जो कैबिन है, उस कैबिन को 2 दरवाजे हैं, ओपन दरवाजे हैं। तो तुम दोनों दरवाजे पर 2 लोग खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाता हूं। और किसी को बाहर से अंदर आने मत देना। तो गए काशीराम जी और इन लोगों को खड़ा किया। तो ये काशीराम जी बहुत गर्म और उग्र स्वभाव के थे। तो 2-4 मिनट में ही जनरल मैनेजर से झगड़ा हो गया। तो काशीराम जी ने ऐसे उसके बाल पकड़े, इधर टेबल पर थे, तो खड़े होकर उसके बाल पकड़े जनरल मैनेजर के। और जो टेबल का बड़ा टेबल था, जनरल मैनेजर थे तो कांच था, तो ऐसा लेकर उसको ऐसा 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 वो बाल पकड़कर उसको वो उस पर ये कर रहे थे। तो 2-3 बार करने के बाद नाक से खून बहने लगा। तो खाबड़े साहब ने देखा कि खून बहने लगा कि ये काशीराम जो है मार देगा, इसको ख़त्म कर देगा। तो दौड़कर दीना भाना जी के पास गए कि अरे वो मार देगा, उसको ख़त्म कर देगा। दोनों जो है अंदर गए। दोनों ने फिर वो काशीराम जी को, फिर भी वो काशीराम जी जो है वो दोनों मिलकर भी वो छोड़ नहीं रहे थे। और एक तो जवान थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो किसी तरह से ये दोनों ने मिलकर उसको छुड़ाया और फिर ने जगह जा करके ये किया। फिर जनरल मैनेजर ने क्या किया कि ये दोनों लोगों को सस्पेंशन से रिवोक कर दिया, पुनर्बहाल किया और काशीराम जी को सस्पेंड किया। अब काशीराम जी सस्पेंड हो गए। अब काशीराम जी के पास समय ही समय था। तो खाबड़े साहब का जो उसकी मिसेस, अभी भी खाबड़े साहब की मिसेस रहती है वहाँ अभी पूना में, वो झोपड़ा नुमा जो घर है वहाँ, तो वहाँ खाबड़े साहब के ही घर में वो रहते थे, सोते थे, खाते थे। फिर क्या हुआ कि उसी साल दीना भाना जी को इनसे अलग करने के लिए जनरल मैनेजर ने क्या किया कि ये आदमी फितूर वाला आदमी जो है, ये दीना भाना है, ये अध्यक्ष है, तो उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया दिल्ली। अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया तो जाने के पहले दीना भाना जी ने काशीराम जी को उस संगठन का अध्यक्ष बनाकर लेटर देकर वो दिल्ली चले गए कि अभी ये काम आप संभालो। तो काशीराम जी अध्यक्ष हो गए और उनके पास समय ही समय सस्पेंशन होने से। फिर ये लोग जो है 1965 में दादा साहब अम्बेडकर, दादा साहब गायकवाड़, ये बड़े रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे। तो खाबड़े साहब और काशीराम जी रिपब्लिकन पार्टी का काम करने लगे। मतलब मूवमेंट थी ना ये कि भाई अभी किसी न किसी के सहयोग में रहना चाहिए। तो वो काशीराम जी रिपब्लिकन पार्टी का काम करने लगे पूना में। और पूना के जो महानगर पालिका के चुनाव थे, उस चुनाव में उन्होंने क्या किया कि उस समय वो पार्टी काफ़ी मजबूत थी पर लोकप्रिय थी, तो इनके कई लोग चुन कर आए
इन्होंने क्या किया कि समाजवादी पार्टियों के साथ मेलजोल करके कई पार्टी लोग चुन कर आए, तो दोनों ने मिलकर प्लान बनाकर, काशीराम जी ने योजना बनाकर अशोक नीड़े नाम का एक आदमी था, उसको पुणे का मेयर बना दिया। ये सारा काशीराम पर्दे के पीछे ये सब काशीराम जी कर रहे थे। तो इस तरह से इनकी ये गतिविधि चल रही थी। 72 का समय आया, 72 का समय आया तो वो उसके अध्यक्ष थे। 72 का समय आया तो पूना में दादा साहब गायकवाड़ ने कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए मीटिंग बुलाई, और लोग जो है वो कांग्रेस के साथ समझौता करने के विरोध में थे, और काशीराम जी, खापड़े साहब, ये सब बाहर थे, लोगों के साथ में थे। जब बहुत ज्यादा विरोध था तो दादा साहब गायकवाड़ ने क्या किया, अंदर भी विरोध था तो निर्णय हो नहीं रहा था, तो दादा साहब गायकवाड़ ने मीटिंग को ब्रेक कर दिया कि दोपहर के बाद हम करते। तो दोपहर में क्या किया, दादा साहब गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और समझौता हो गया घोषित कर दिया निर्णय के पहले। फिर दोबारा मीटिंग लगाई कि अब तो मैंने घोषित कर लिया, अभी मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसा करके दादा साहब गायकवाड़ लोगों को कहने लगे। उसमें ये लोग भी थे, अबरडे साहब, ये काशीराम जी भी थे। काशीराम जी दादा साहब को मिलने के लिए नासिक प्लान बनाकर गए और दादा साहब को समझाने लगे कि दादा साहब, ऐसा 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 करने से हम अकेले ही कामयाब हो सकते, किसी के साथ समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले कामयाब हो सकते। ये इस तरह से ये जब प्लान बनाया, ये प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ऐसा किया जा सकता है। तो दादा साहब गायकवाड़ ने उनको कहा कि काशीराम, तुम नौजवान आदमी हो और तुम्हें राजनीति समझ में नहीं आती, तुम जो कह रहे हो ऐसा हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता वो काशीराम जी बार बार बोलते थे, वो वहां से बोलते थे, नहीं ये हो नहीं सकता। वो बहुत समझाया उन्होंने, मगर काशीराम जी की बात को दादा साहब गायकवाड़ ने नहीं माना, तो निराश होकर काशीराम जी वापस आ गए और उनको लगा कि अब इसका इस मूवमेंट का सत्यानाश होगा। थोड़ा पढ़े लिखे थे, बीएससी ग्रेजुएट थे, तो जब ये उनको सस्पेंड किया गया, तो सस्पेंड किया तो दूसरे दिन उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो खापड़े साहब को उन्होंने बुलाया घर में। अरे खापड़े, तुम बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हो कि उसका कोई किताब विताब है क्या? बाकी हाँ है, चलो एक किताब, छोटा सा किताब दे देना मुझे पढ़ने के लिए, क्या है थोड़ा सा मैं जानकारी कर लूँ। तो काशीराम जी को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का ग्रंथ, छोटा, बाबा साहब अम्बेडकर का,
काशीराम जी को दिया। और दूसरे दिन सवेरे काशीराम जी को मिलने के लिए उनके कमरे में गए। तब तक वो उस कमरे में ही थे, पहले अभी खापर्डे साहब के घर में गए नहीं थे। तो देखा कि काशीराम जी जागे हुए हैं। तो उन्होंने खापर्डे को आते कहा कि खापर्डे कि मैं रात भर जाग रहा हूं, सोया नहीं रात भर। एक किताब मैंने पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर चौथी बार पढ़ा। मैं लगातार इसको पढ़ता रहा और दिन निकल गए। तो वो किताब पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी अब बदल गई है। अब तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने माँ को लेटर लिखा कि जो एंगेजमेंट आपने मेरे शादी का कर दिया है उसे रद्द कर दो। उन्होंने उस लेटर में 2-3 बातें लिखी। एक तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, दूसरा अपने नाम पर निजी किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा, निजी प्रॉपर्टी अपने नाम पर किसी प्रकार की कोई नहीं करूंगा। और एक बात थी, अभी उसे मुझे याद नहीं है। तो ऐसी 3 बातें उन्होंने अपने मां को लिखी। हाँ, ये कि ये एंगेजमेंट रद्द कर दो, दूसरा ये अब शादी मैं नहीं करूंगा, और तीसरा मैं अपने नाम पर जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा। तो ये 3 बातें उन्होंने अपने मां को लेटर में लिखी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैं अब घर में नहीं आऊंगा, दोबारा मैं घर में नहीं आऊंगा। एक तो शादी नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा, और दोबारा घर में नहीं आऊंगा। काशीराम जी अपने गांव में गए, मगर अपने घर में नहीं गए। जब जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिला तो अपने गांव में गए, मगर अपने घर में नहीं गए। जो उन्होंने संकल्प किया था ऐसा उन्होंने किया। तो उन्होंने फिर जब ये घटना हुई नासिक की, तो उन्हें लगा कि अब तो इसका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने 72 में मामसेप संगठन बनाने का निर्णय किया, जो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन था। और उन्होंने अनटचेबल इंडिया नाम का मैगजीन निकालते थे। जब उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा तो उनको समझ में आया कि केवल मात्र शेड्यूल कास्ट के लोगों को इकट्ठा करने से ये बड़ा बदलाव जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट में, वो होने वाला नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन था उसको रद्द कर दिया, और एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, द ऑल इंडिया बैकवर्ड में ब्रैकेट में एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे बैकवर्ड है। कोई कम बैकवर्ड है, कोई ज्यादा बैकवर्ड है, मगर है सारे के सारे बैकवर्ड। द ऑल इंडिया बैकवर्ड ब्रैकेट में एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, BAMCEF, B for backward,
ब्रैकेट में SC ST OBC, A फॉर एंड, M फॉर माइनॉरिटीज, C फॉर कम्युनिटीज, E फॉर एम्प्लॉयज, F फॉर फेडरेशन। बाम सिर्फ शब्द इस तरह से बनाए। तो उनको बीच के पीरियड में महाराष्ट्र में रहकर और एनिलेशन ऑफ कास्ट नाम का ग्रंथ पढ़कर ये बात समझ में आई कि आंदोलन को ब्रॉडन द बेस, के बेस को ब्रॉडन करना होगा, तब ये व्यवस्था बदलने का काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ब्रॉडन द बेस, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं वो शॉर्टन द बेस, वो एक जाति, और फिर उन्होंने क्या किया, जब वो जाति के लोग ये धोखाधड़ी कर रहे थे तो लोग साथ नहीं देते, तो उन्होंने फिर उपजातियों में डिवाइड करने का काम शुरू किया। तो शॉर्टन द बेस, ऐसा करने का काम उन्होंने किया। शॉर्टन द बेस, जब उन्होंने खुद अनुभव किया उधर, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रॉडन द बेस की योजना बनाई और सारे देश भर में जो पुराने रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, उन लोगों को, जो भी पुराने लोग थे सारे देश भर में RPI के, उन लोगों से वो मिले और 1-to-1 इंटरैक्शन किया और जानकारी लिया देश भर में। तो बहुत सारे लोगों से जानकारी उनको मिली। बंगाल के लोग थे, RL विश्वास थे, आगरा के मास्टर मान सिंह थे, जलंधर तो उनके पंजाब का हिस्सा था, पंजाब के लोग थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, काशीराम जी ने, जो पुराने लोग थे उनसे भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने का काम किया। बॉम्बे में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RR भोड़े पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन थे, उनसे भी मिलते जुलते रहते थे। और फिर सारे देश भर में कि इस मूवमेंट को रिवाइव कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया है, सारे देश भर में काशीराम जी ने एक सेमिनार आयोजित किया, एक सिंपोजियम आयोजित किया सारे देश भर में। इसका सब्जेक्ट रखा अम्बेडकरिज्म, रिवाइव एव सर्वाइव, हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव, ऐसा सब्जेक्ट रखा। उसका पम्पलेट जो है मैंने अंबादे साहब के घर में देखा। अनटचेबल इंडिया का अंक भी मैंने अंबादे साहब के घर में देखा। तो जब उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी ऐसा नाम रखा, तो मैगजीन का नाम भी उन्होंने ऑपरेस्ट इंडियन कर दिया। अनटचेबल इंडिया का नाम बदलकर ऑपरेस्ट इंडियन कर दिया। तो मतलब उनके सोच में वो ये, तो जो पम्पलेट था, उस पम्पलेट में 2 बातें थी जिस पर वो जो सारे देश भर से वक्ता बुला रहे थे, अलग अलग राज्यों में जाकर 2 मुद्दों पर उनको वो पूछते थे कि भाई इस मुद्दे पर आप बात करो। तो वो 2 मुद्दे क्या थे, डायनामिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म, डायनामिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म और फंडिंग ऑफ मिशनरी मूवमेंट। ये 2 मुद्दे थे जिस पर यह सिंपोजियम सारे देश भर में हो रहा था। उन्होंने उसके पर्चा लिखा उसमें कि ये 2 मुद्दों पर आपको अपनी बात रखनी है, कि यदि ये जो मूवमेंट है, बाबा साहब आम्बेडकर की जो मूवमेंट जो 1916 में थी, वही मूवमेंट 1956 में नहीं थी। तो 16 और 56 के बीच में बहुत सारा डायनामिज्म, गतिशीलता है। डायनामिज्म का मतलब गतिशीलता है, डायनामिक्स है।
तो वो डायनामिक्स जो है वो हमारे लोगों को अम्बेडकरिज्म के अंदर जो है वो समझ में नहीं आता, ऐसा उनका कहना था। और इसलिए वो क्या करते हैं, क्यों वो एक बात को पकड़कर रखते हैं, डायनामिज्म को नहीं समझते कि आवश्यकता के अनुसार जो गतिशीलता होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट के अनुसार डिसीजन होने चाहिए, निर्णय होने चाहिए, तो वो कैसे कैसे उन्होंने किए वो सारा उन्होंने स्टडी किया। तो उससे उनको काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिला। तो काशीराम जी के नेतृत्व में जब ये बात चली तो उन्होंने दोनों बातों को ज़िंदगी भर ध्यान रखा, डायनामिक्स ऑफ अम्बेडकरिज्म और फंडिंग ऑफ मिशनरी मूवमेंट। यानी अगर ये दो चीज़ें अगर नहीं रहेगी, अगर मूवमेंट स्टैटिक हो जाएगी तो रुक जाएगी। जैसे बहता हुआ पानी होता है, मैं देहात का आदमी हूँ इसलिए बताता हूँ कि जब नदी में पानी बहता हुआ रहता है तो बहता हुआ पानी इंसान पी ले तो कोई हानि नहीं होती, क्योंकि पानी बहता हुआ रहता है तो साफ रहता है, जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीता है। गांव देहात के लोग जो है ना ऐसा ऐसा करके ऐसा मुंह लगा कर पानी पीते हैं, क्योंकि हमने ये पिया हुआ है। गांव देहात के लोग है इसलिए बता रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो बता रहा हूँ। और तो वो पानी साफ होता है। जब पानी रुक जाता है तो वो हरा रंग वहां जमा हो जाता है और वो सड़ जाता है। अगर उस पानी में आप उतर जाओ तो आपके शरीर की जो स्किन है उसमें बहुत सारे फोड़े आ जाएंगे और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब स्किन को खतरा पैदा होता है। तो पानी सड़ जाता है। बहता हुआ पानी और रुका हुआ पानी, ये एक एग्जाम्पल है बात को समझने के लिए। डायनामिक्स जो है, ये बहता हुए पानी में डायनामिक्स होता है, बीइंग इज बिकमिंग। अगर आप पानी में खड़े हो जाओ, बहते हुए पानी में, एक क्षण भर पहले पानी के जिस कतरे ने आपके शरीर को स्पर्श किया वो कतरा अब नहीं है, वो स्पर्श करके वो निकल गया, वो अब नहीं है। ये बदलाव है, ये परिवर्तन है, ये डायनामिक्स है। तो ये जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को समझकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए काशीराम जी ने ये मूवमेंट को ये सोचा कि केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों को इकट्ठा करने से हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन सफल नहीं कर सकते। व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन सफल करने के लिए जो व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कितने भी पीड़ित है, तो उन्होंने सोशलॉजी के आधार पर, एनिलेशन ऑफ कास्ट के आधार पर उन्होंने देखा कि शेड्यूल कास्ट के लोग पीड़ित है, शेड्यूल ट्राइब के लोग पीड़ित है, नॉमिनिक ट्राइब के लोग पीड़ित है, एमबीसी के लोग पीड़ित है, ओबीसी के लोग पीड़ित है, और इनसे कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी है, ब्राह्मण कहते हैं कि मुसलमान विदेश से आए हैं, मुसलमान जो है 99% मुसलमान जो है विदेश से नहीं आए हैं, वो यहाँ से ही कन्वर्ट हुए, यहाँ के मूल निवासी है। इसलिए मैं मुसलमानों को मूल निवासी नाम दिया कि ये मुसलमान जो है मूल निवासी है और हम भी मूल निवासी है। और जब से मैंने मुसलमानों को मूल निवासी घोषित किया तब से मोहन भागवत और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों को ये कहना बंद कर दिया कि तुम देश छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे। ये नई थ्योरी जो है, ये हमारा नाम मुसलमानों को मूल निवासी देने के बाद उनको ये बदलाव करना पड़ा।
वो हमारा आंदोलन कितना प्रभाव डालने वाला आंदोलन है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ब्रॉडन द बेस जो है, ये काशीराम जी ने महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट में जो महार लोग थे उनसे सीखा कि ब्रॉडन करना क्यों जरूरी है। जो रियलिटी है, दूसरे लोग शायद इतना खुलकर नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट के अंदर महार जाति का हूं, इसलिए मैं ये बात जानता हूं। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं इसको। जब काशीराम जी ने ब्रॉडन द बेस करने का काम किया, तो उनके ऊपर एक अभियान चलाया गया कि ये आंबेडकरी चळवळीचे मारेकरी, इस वजह से आरोप लगाए गए। तो इस तरह से ये ब्रॉडन द बेस वाला जो मामला है, ये ब्रॉडन द बेस को राजनीति में सफल होने का एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, इन लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का उपयोग करना होगा, शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना होगा। ये खास बात थी, जो महत्वपूर्ण बात थी। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने लास्ट आवर में 24 अप्रैल 1948 को, जब कानपुर में और लखनऊ में उनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन हुआ, तो उस समय उन्होंने ब्रॉडन द बेस वाला जो मामला है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझाया, और वो स्पीच अवेलेबल है। उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत उपस्थित थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही कि यदि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा आते हैं, तो ये जो मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत है, तो आप लोग अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और ये लोग जो है आपके जूतों के फीते खोलने में गर्व अनुभव करेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, तो गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू को बाबा साहब के खिलाफ चिट्ठी लिखी कि आपके कैबिनेट का एक मिनिस्टर इधर आता है और वो जूतों के फीते खोलने की बात करता है, और ऐसा कंप्लेंट किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी कि क्या बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि हम संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू कर रहे हैं, प्रौढ़ मताधिकार लागू कर रहे हैं। तो प्रौढ़ मताधिकार के अनुसार शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की संख्या इतनी इतनी होती है, और ये दो लोग इकट्ठा आते हैं तो ये अपनी सरकार बना सकते हैं, ऐसा मैं लोगों को समझा रहा था। तो ये तो मैं संविधान में हम जो लिख रहे हैं उसकी बात को उन लोगों को समझा रहा था। इधर जो संविधान सभा में हम लिख रहे हैं ना, वो बात मैं उनको समझा रहा था, वो बात सही थी। तो नेहरू को बात समझ में आया, बात तो सही है। ये सिद्धांत है कि अगर ये बहुसंख्य लोग इकट्ठा आते हैं तो अपनी सरकार बना सकते हैं, यही ना पॉलिटिकल मेजॉरिटी का मामला है। ये बात सही है। तो वो जो चिट्ठी का जवाब उन्होंने दिया था वो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। वो काशीराम जी ने वो चिट्ठी जो है वो ढूंढ के निकाली, और उसमें उन्होंने जो कहा था,
तो काशीराम जी भी बाबा साहब आम्बेडकर भी अपने मूवमेंट को ब्रॉडन द बेस, अपने मूवमेंट के बेस को बढ़ाने की दिशा में 48 से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। अब 48 को क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि 47 को अंग्रेजों को बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लिख कर दिया था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये जॉइंट इलेक्टोरेट जो है ये हमारे साथ धोखा है, तो अंग्रेजों को ये बदलना होगा। तो लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर स्पीच करते हुए कहा कि जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो सत्ता का बंटवारा 3 लोगों के बीच में होगा, हिंदू, मुसलमान और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होगा। और ये रेडियो पर स्पीच किया। रेडियो का स्पीच गांधी जी ने सुना, ऑब्जेक्शन लिया, और फिर इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने लॉर्ड वेवेल के विरोध में अभियान चलाया। लॉर्ड वेवेल को ज्यादा विरोध कांग्रेस का हो रहा है इसलिए बदला गया और उसके जगह माउंटबेटन को लाया गया। और फिर माउंटबेटन ने इनसे बात की, नेहरू और पटेल से बात की, और नेहरू के सामने उनको कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ये जो जीना का डायरेक्ट एक्शन है उसके बाद में ये 2 लोग साथ में नहीं रह सकते, उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनको राज करने दो और तुम शांतिपूर्ण तरीके से तुम राज करो, ये मेरे पास प्लान है। तो नेहरू ने और पटेल ने इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर वो गांधी जी के पास आए। और तो गांधी जी ने ही दोनों को भेजा था, गांधी जी ने ही भेजा था। फिर उन्होंने माउंटबेटन ने बयान दे दिया ये विभाजन का, तो गांधी जी ने बयान दिया शो करने के लिए कि मैं विभाजन के विरोध में हूं, जबकि नेहरू और पटेल को गांधी जी ने ही योजना बनाकर उधर भेजा था। जब पार्टीशन के विरोध में गांधी जी ने बयान दिया तो माउंटबेटन ने नेहरू जी को बुलाया। ये क्या है? मैं तो समझ रहा था कि गांधी जी के साथ सलाह मशवरा करते हुए ही आप ये बात कर रहे हैं। तो नेहरू ने कहा कि देखो कांग्रेस महासमिति में रेजोल्यूशन पास करना होगा, और कांग्रेस महासमिति में ये गांधी जी ने उसको समझाया, महासमिति में रेजोल्यूशन पास करना होगा और महासमिति में वर्चस्व जो है गांधी जी का है। इस वजह से आपको इस मुद्दे पर गांधी जी से वार्ता करनी होगी। तो गांधी जी को बुलाया वार्ता करने के लिए माउंटबेटन ने। गांधी जी की और माउंटबेटन की वार्ता हुई। वार्ता क्या हुई? 2 ही आदमी थे, तीसरा कोई आदमी तो था नहीं, तो पता कैसे चलेगा 2 लोगों के बीच में क्या वार्ता हुई? गांधी जी आए। जाने के पहले गांधी जी ने मौलाना आज़ाद को कहा था कि मौलाना, माउंटबेटन को मिलने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं पार्टीशन का विरोध करूं तो किसका साथ दोगे? कहा आपका साथ। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए, और जब वापस आए तो सबसे पहले ईगरली वेट कर रहे थे, उत्सुकता से वेट कर रहे थे मौलाना आज़ाद। तो गांधी जी को पूछा, गांधी जी क्या हुआ? तो गांधी जी ने निर्विकार भाव से मौलाना आज़ाद को जवाब दिया
पार्टीशन की योजना को स्वीकार करते हुए मैं आ रहा। पाकिस्तान का विभाजन होगा, उसको मैं स्वीकार करते हुए वापस आ रहा। तो मौलाना आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कि मुझे ये सुनकर चक्कर आते आते मुझे चक्कर जैसा आया कि क्या आदमी है, मेरा पार्टीशन के विरोध में समर्थन लेकर गया और पार्टीशन का समर्थन करके वापस आया। आकर गांधी जी ने 172 महासमिति के सदस्य थे। कांग्रेस महासमिति में 157 वर्सेस 15 वोटों से पार्टीशन का ठराव रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन की कॉपी माउंटबेटन को भेज दी गई तो माउंटबेटन को समझ में आया कि हमारे और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ गांधी जी ने स्वीकार कर लिया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब मेरी जिम्मेदारी है कि जो गुप्त समझौता हुआ उसके तहत अब मुझे काम करना चाहिए। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को टेलीफोन किया, कम्युनिकेट किया कि अंग्रेजों के द्वारा आपको आज़ाद भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो सत्ता में हिस्सेदारी देने का वादा किया गया था, अब वो वादा पूरा नहीं होगा। सिद्ध हो गया कि गांधी जी के साथ जो गुप्त समझौता हुआ वो समझौता ये था कि मैं पार्टीशन के लिए तो तैयार हो सकता हूं, मगर मेरी शर्त है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आज़ाद भारत में सत्ता में हिस्सेदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं देना होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं भारत विभाजन की आपकी योजना स्वीकार करता हूं। तो माउंटबेटन ने सोचा कि ये बड़ा प्रश्न पहले हल कर लेते हैं, बाद में दूसरा प्रश्न जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो प्रॉब्लम है वो बाद में हल करेंगे, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट कर दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट कर दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ये जानकारी होते ही उनको ये बातें समझ में आई कि माउंटबेटन ये सारे समझौते में शामिल है, इसलिए अब ये कोई फैसला बदलेगा नहीं, मुझे लंदन जाना होगा। तो इमीडिएट बाबा साहब अम्बेडकर लंदन जाते हैं। तो उसके रिकॉर्ड मेरे पास है। लंदन में क्या होता है कि लंदन में चर्चिल की सरकार वर्ल्ड वार जीतने के बावजूद भी हार जाता है। चर्चिल के नेतृत्व में वर्ल्ड वार जीता गया, मगर चुनाव में वो हार गया और लेबर पार्टी चुनाव जीत के आई। उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार होता हूं, अन्यथा मैं इस विवाद में, झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो भारत के राजनीतिक समस्या में भारत उलझा हुआ है और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर मान लो आंदोलन करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में चाओस निर्माण हो सकता है, कंट्रोल नहीं हो सकता परिस्थितियाँ, और इंटरनेशनल इशू बनेगा। क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, उनके इंटरनेशनल रिलेशन है। तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को मिले और गांधी जी को उन्होंने कहा कि माउंटबेटन का ये सलाह है कि अम्बेडकर के साथ कोई आप लोग समझौता कर लो, तो क्या किया जाए। तो गांधी जी ने नेहरू को कहा कि नेहरू जी, आप नहीं जानते हो अम्बेडकर को, मैं जानता हूँ। 32 में मैं मरते मरते बचा, तो अम्बेडकर के साथ समझौता करना इतना आसान मामला नहीं है। तो नेहरू ने पूछा भी क्या किया जाए। तो गांधी जी ने नेहरू को कहा कि ऐसा है कि अम्बेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो।
कहा इससे क्या होगा? कहा कि उनको जो चाहिए वो लिखेंगे और जितना हमें मंजूर करना है, बहुमत हमारा है, उतना करेंगे, समझौता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो हम मंजूर नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर को पॉलिटिकल डिसीजन के तहत ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और फिर बाबा साहब अंबेडकर ने इस सिद्धांत पर काम किया कि भागते भुगते की जितनी मिले लंगोटी उतनी ले लेनी चाहिए और बाकी का काम आने वाले पीढ़ियों पर सौंप देना चाहिए कि वो बाकी का काम वो करें। तो 63 प्रोविजन आर्टिकल 395 में 63 प्रोविजन एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, फंडामेंटल राइट्स जो है, ये सारी बातें जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने की। बहुत बार संविधान सभा में ऐसे क्रिटिकल प्रसंग आए और खुद कांग्रेस के नेताओं ने खड़े की और नेहरू के पास कोई जवाब नहीं होता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कोई जवाब नहीं होता था और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा कर देते थे कि भैया अभी आप इसको जवाब दें, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जवाब देते संविधान सभा के अंदर। जब वो जवाब देते थे सारे शांत, क्योंकि वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की बातें बोलते थे, तो वो उनके सारे के सारे सवालों के जवाब हो जाते, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल। तो इस तरह से 395 आर्टिकल का संविधान उन्होंने लिखा। तो ये सारी बातें काशीराम जी जानते कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, एमबीसी को, माइनॉरिटी को क्या अधिकार मिले हैं, वो ट्रेनिंग में पढ़ाते थे, बोलते थे, वो सब जानते थे। उनके स्पीचेस की वजह से ही मुझे संविधान पढ़ने की रुचि पैदा हुई, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारे हाई कोर्ट के लोग जो नहीं जानते वो बातें मैं जानता हूं, संविधान की बहुत सारी बारीकियां मैं जानता हूं। तो फिर वो बारीकियों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए प्रोविजन कर रहे हैं। तो यही रास्ता आखिरी बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक रास्ता बताया हुआ है, इस पर हमको काम करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम जी बाबा साहब अम्बेडकर के ही जो सिद्धांत संविधान में उन्होंने दिए उस पर अमल करने के काम पर लग गए। है समझ में बात? और इसलिए उन्होंने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी बामसेप में इकट्ठा किया और ब्रॉडन द बेस, ये बेस को हमको बढ़ाना होगा और ये बेस जब बढ़ेगा तो हमें सफलता मिलेगी। जो गलती रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने महाराष्ट्र में की, वो गलती मायावती ने उत्तर प्रदेश में की। अब मैं यहां आ रहा, उसका हश्र जो हुआ वो इस वजह से, मायावती का जो हश्र हुआ वो रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो कर रहे थे, जिससे सबक सीखकर काशीराम जी ने ब्रॉडन द बेस का कार्यक्रम चलाया था, उसको मायावती ने छोड़ दिया। जो लोग बीएसपी के साथ होते थे, एससी होते थे, एसटी होते थे, एमबीसी होते थे, ओबीसी होते थे, माइनॉरिटी के लोग होते थे, वो जो होते थे काशीराम जी बहुत सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बनाया था, जोड़ा था, वो सारा मामला मायावती ने छोड़ दिया
और क्या किया उसने? उसने बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस बनाने की योजना बनाई। बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस क्या करती थी? शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण और मुस्लिम। यूपी में जो कांग्रेस का जो बेस था वो था शेड्यूल कास्ट 21%, 19% मुसलमान, 40 और 7-8% ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को सत्ता में पहुंचाने का ये फार्मूला था। तो मायावती ने एक नई कांग्रेस, बहुजन कांग्रेस बनाने की कोशिश की। वो जो काशीराम जी ने ब्रॉडन द बेस वाला फार्मूला बनाया वो उसने छोड़ दिया। अब वो ब्लेम कर रही है मुसलमानों को। 1-0.5% भी ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, वो ब्राह्मणों को ब्लेम नहीं दे रही है कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, ये नहीं कह रही। तो उसका सत्यानाश जो है वो रिपब्लिकन से जो सबक सीखकर काशीराम जी ने किया था वो काम उसने छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस बनाने की कोशिश की। इसी में उसका सत्यानाश हो गया। तो हम लोगों को जिस फार्मूले पर, ब्रॉडन द बेस के फार्मूले पर काशीराम जी ने काम किया, उस फार्मूले पर हमें काम करना होगा। भविष्य में सफलता अगर हासिल करनी है, मायावती का मामला खत्म हो गया है। मायावती का मामला, मैंने चुनाव के पहले ही कहा था कि ये चुनाव मायावती का आखिरी चुनाव है। और दूसरा मैंने कहा था कि अगर महागठबंधन अखिलेश यादव नहीं बनाएंगे तो बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी को परास्त करने के लिए मैं बार बार सारे उत्तर प्रदेश में यह कहता रहा, दिसंबर के पहले भी कहता रहा कि बीजेपी को परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाना होगा। तो हमने 18 पार्टियां जो छोटी है उसको लेकर गठबंधन बनाया और गठबंधन के बाद महागठबंधन कैसे बनेगा वो कहता था मैं। गठबंधन कैसे बनेगा? महागठबंधन, गठबंधन तो बन गया, अब महागठबंधन कैसे होगा? तो हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी को लेकर होगी कि समाजवादी को लेकर के महागठबंधन बनाएंगे। अगर समाजवादी नहीं मानती है तो कांग्रेस को लेकर महागठबंधन बनाएंगे। और महागठबंधन क्यों बनाएंगे? तो बीजेपी को परास्त करना, यह है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? बीजेपी को परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाना होगा। तो महागठबंधन कैसे होगा? समाजवादी पार्टी को लेकर होगा। अगर समाजवादी पार्टी नहीं मानती तो कांग्रेस को लेकर होगा। कांग्रेस नहीं मानती तो अपना ओवैसी को लेकर महागठबंधन बनाएंगे। और जो पहले मान लेगा हम उसके साथ हमारा गठबंधन घोषित कर देंगे। क्या हुआ? 2 दिन पहले वो होटल जो है वो बुक हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उन्होंने, पत्रकार लोगों को जिज्ञासा होती है तो पत्रकारों ने अंदर से छानबीन करने की क्या काहे के लिए इतना बड़ा पत्रकार, कहा कि गठबंधन की घोषणा करनी। तो उन्होंने जानकारी किया था कि ये क्या है। तो उनको पता चला कि मोहम्मद मिश्रा इस गठबंधन में है। ये जानकारी उनको हुई पत्रकारों को, तब वो हुजूम जो है पत्रकारों का इकट्ठा हो गया। पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, है ना संकेत।
और नेशनल इंटरनेशनल खबर हो गई। हमारे गठबंधन में शामिल होते ही वो खबर नेशनल इंटरनेशनल हो गई। ओवैसी और बाबू सिंह जी ओम प्रकाश के गठबंधन में पहले ही थे, तो कोई इंटरनेशनल खबर बनी नहीं बनी। ओम प्रकाश की समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, तो पत्रकारों को पहले ही मालूम था कि ये दोनों तो उस गठबंधन में थे, तो ये दोनों तो है ही है। तो हमारा जो गठबंधन में रोल था, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हमारा रोल क्या था? तो शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है और पूरा का पूरा शरीर जिसके ऊपर खड़ा होता है, तब ये तनकर खड़ा रहता है। तो 22 तारीख को नेशनल इंटरनेशनल जब खबर बनी, तब बाबू सिंह जी और ओवैसी जी के पास में टिकट मांगने वाले लोगों की वो खबरों की वजह से उनको लगा, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये तो समाजवादी से भी आगे निकल जाएगा। तो ब्राह्मण लोग भी टिकट मांगने के लिए ओवैसी के पास भी और बाबू सिंह जी के पास भी जाने लग गए। जाने लग गए, ठीक है। अब वो पैसा लेकर, शौकत अली और ये पैसा लेकर के टिकट बांटने लगे। अब जिनका पैसा लिया, केवल 380 सीटों पर तो बातचीत हो गई फाइनल। केवल 23 सीट, 14 सीटें ओवैसी साहब की और 9 सीटें बाबू सिंह की बची हुई थी। केवल 23 सीटें थी। 380 का फैसला हुआ, 23 सीटों का फैसला नहीं हो पाया। क्यों? 22 के पहले इन लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं था। वो तो मैं जानता था इससे क्या हो सकता है, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर जाएगी और लसली लड़ाई जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और बीजेपी के बीच में होगी, ये मैंने कहा। तो टीवी 9 वालों ने मुझे पूछा कि बाबू सिंह को हमने पूछा, वो बता नहीं पा रहे हैं, आप बताइए। तो मैंने उसको बताया, तो एंकर कहा कि मैं बाद में आपके पास आता हूं। दोबारा वो मेरे पास नहीं आए। उसको मालूम था कि मेरे पास, बनाने वाला मैं था तो मेरे पास जवाब था। तो समझ में आया कि ये हमारे पास जवाब है। तो जब मैंने इस मुद्दे को आधार बनाकर विड्रॉ कर दिया, तो शरीर से अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो सारा शरीर कोलैप्स हो जाएगा। तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कोलैप्स हो गया। और जो पब्लिसिटी उनको मिलती थी, वो पब्लिसिटी वालों ने भी उनको पब्लिसिटी देना बंद कर दिया। इवन हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, मगर वो ऊपर ही ऊपर घूमते रहे, मगर कोई उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती रही। और अंतिमता जो आंकड़े आए, वो संकेत ने मुझे बताए, कम से कम ओवैसी का आंकड़ा तो बताया और बाबू सिंह जी का तो आंकड़ा भी उन्हें नहीं बताया। ये बाबू सिंह, ओवैसी का जितना आंकड़ा है उससे बहुत नीचे होगा बाबू सिंह का, तो वो बताने लायक भी नहीं है। तो ये लोग, जो हम लोग राजनीति के लोग नहीं है, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं। राजनीतिक लोग तो ओवैसी साहब है, बाबू सिंह जी राजनीतिक है, उनको ज्यादा समझ में आना चाहिए था, है? उनको समझना चाहिए था। तो इस वजह से वो कोलैप्स हो गया, और उस कोलैप्स की वजह से
मगर अब बात क्या हुई, एक बात जो बता नहीं रह गई कि जब ये 2 दिन पहले बुक हुआ तो ये अंदर ही अंदर चर्चा शुरू हो गई और पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के लोगों के तरफ जानकारी दे दी। तो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने आपस में चर्चा की कि इससे कम से कम 100 सीटों का नुकसान होगा। ये हमें जानकारी मिली कि ये गठबंधन अगर बना तो समाजवादी का 100 सीटों का नुकसान होगा। ऐसा ओम प्रकाश राजभर किसी के पास बोले। तो अखिलेश ने ओम प्रकाश को लगाया, चौधरी के पास टेलीफोन किया। चौधरी के पास टेलीफोन किया कि मेश्राम साहब से बात करनी है। तो चौधरी ने मुझे बताया कि वो बात करना चाहते हैं। तो मैंने समझा कि जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बन रहा है उसको तोड़ने के लिए ये प्रस्ताव ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से अखिलेश यादव हमारे पास भेज रहे हैं कि हमारे बीच में क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाए। अगर मान लो कि मैं ओम प्रकाश राजभर से बात करता तो वो खुद ही अखबार में खबर छाप देते, तो ओवैसी और बाबू सिंह के नज़र में हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती। आए समझ में? ये बात मैं समझा कि ये गठबंधन करने के लिए नहीं कह रहे। अगर कहना होता तो ये यहां तक आने तक उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। तो इसका मतलब है ये तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई महागठबंधन बनाने के लिए अगर करे होते तो पहले ही करे होते। तो इसलिए हमने उनको मैसेज दिया कि अब समय खत्म हो गया है, अभी समय नहीं रहा कि अब तो फाइनल हो गया है, और हमने घोषित कर दिया। घोषित करने के बाद वो नेशनल इशू मतलब खबर हो गई और इनके दिमाग में हवा चली गई। वो हवा की वजह से उन्होंने खुद ही अपनी हवा को निकाल दिया और इस तरह से सारा का सारा खेल जो है इन लोगों ने बिगाड़ दिया। तो क्योंकि हम मूल रूप से मौलिक रूप से हम परिवर्तन को चाहने वाले लोग हैं, हमारा मूल रूप से एजेंडा परिवर्तन का है, तो इस तरह की बातों को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, परिवर्तन को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमने विड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से बातें हमने समाजवादी से की, बातें हमने कांग्रेस से की, बातें हमने ओवैसी बाबू सिंह से की, मगर पहले से घोषित था कि जिसके साथ पहले होगा वो पहले घोषित कर देंगे। तो ये सारे एपिसोड में, सारे इसमें हम लोगों को जो तजर्बा हुआ, जो अनुभव हुआ, वो बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा तजर्बा हुआ और वो भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला मामला है। और काशीराम जी की जो योजना है उस योजना को हम अमल में लाने का काम कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हमने ये निर्णय लिया कि मैं 2027 को लखनऊ से वापस जाऊंगा। 2027 के पहले मैं उत्तर प्रदेश से वापस नहीं जाऊंगा और पूरी शक्ति जो है हम निर्माण करेंगे, पूरी ताकत के साथ ये करेंगे और जो हमारे महापुरुषों के सपने हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें मूवमेंट को सफल करना है तो ब्रॉडन द बेस को ब्रॉडन करना होगा। अपने बेस को समाज में ब्रॉड करने के पहले अपने दिमाग को ब्रॉड करना होगा। जो लोग अपने दिमाग को ब्रॉड नहीं कर सकते वो समाज को ब्रॉडन द बेस आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। ये बात हमने काशीराम जी से सीखी और उसको ज़िंदगी में अमल में लाने का काम कर रहे हैं। और
कि हमने कई लोगों को कहा कि इससे तो आप पर ये बी टीम का ए टीम का आरोप लगेगा। हमको किसी ने ऐसे कहा तो हमने उनको कहा कि आप फाइबर को जानते हो? कहा कि आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा खाने में फाइबर खाता है ना आदमी, फाइबर है, फाइबर की चीज़ें होती है ना, तो वो हजम नहीं होता है, वो पेट साफ करता है और पीछे से निकाल देता है। तो हम बी टीम सी टीम वाले लोग नहीं है। वो अमन मेश्राम जो है फाइबर है, वो हजम होने वाली चीज़ नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग जो है मूर्ख लोग हैं, गधे लोग हैं, उनको कोई अक्ल नहीं है। वामन मेश्राम फाइबर है जो हजम करने वाला या हजम होने वाली चीज़ नहीं है। जब मैं ये धनगर को पॉलिटिकल एडवाइज़र प्रियंका गांधी का बातचीत करने के लिए लेके गया, उससे बात किया तो सुन रहा था धनगर। जब हम बूट करके बाहर आए, गाड़ी में बैठे, तो धनगर जी मुझे कहने लगे कि मेश्राम जी कि मैं आप बात कर रहे थे प्रियंका गांधी के एडवाइज़र को, तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ऐसी बात तो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती, ऐसी बातें आपने उन लोगों से की, तो हमारे दिमाग में ही नहीं आ सकती, ऐसी बातें आपने की। हैरान करने वाली बातें, मैं तो हैरान हो गया। हम तो कांग्रेस वालों के साथ ऐसी बात सोच ही नहीं सकते, करने का तो छोड़ो, ऐसी बातें आपने की। और वो जो एडवाइजर था वर्मा, वो बोला था कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता है, तो आपकी मैं डायरेक्ट प्रियंका की और आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, ये बात मेरे बस की बात नहीं है। तो हम फाइबर है, हजम होने वाली चीज नहीं है, इतना आसान मामला नहीं है। और इतनी बड़ी शक्ति हमने निर्माण की, जो 2-2 बार भारत बंद किया, बगैर भारत बंद के ओबीसी का नीट का मामला भी हल कर दिया। हमको हमारी ताकत का एहसास है और दूसरों को भी हमारी ताकत का एहसास है। ये लड़ाई आने वाले समय में लड़ी जाएगी और पूरी, और तब तक लड़ी जाएगी जब तक फतेह हासिल नहीं होती। धन्यवाद।